यादव सिंह ये सिर्फ एक व्यक्ति है। इसके पीछे कई पापा हैं। जब तक पप्पू के पीछे के पापाओं का पता नहीं चलेगा, इसके कौन कौन से पापा हैं, इस पूरे खेल का पर्दाफाश नहीं होगा। आयकर विभाग अभी नोएडा अथॉरिटी के भ्रष्टाचारी इंजीनियर इन चीफ की काली कमाई के पूरे आंकड़े जुटा भी नहीं पाया था कि नोएडा अथॉरिटी की लूट से जुड़े एक नए महारथी यूफ्लैक्स कंपनी के मालिक अशोक चतुर्वेदी का नाम सुर्खियों में आ गया। अशोक चतुर्वेदी के नाम का खुलासा कभी उनके सहयोगी रहे पूर्व राज्यसभा सांसद अमर सिंह ने किया है। अमर सिंह के मुताबिक अशोक चतुर्वेदी ने यादव सिंह से पहले ही अथॉरिटी की 50% जमीन को दलाली खाकर बेच डाला था। वहीं अशोक चतुर्वेदी पर्दे के पीछे रहकर पार्टी के फंड मैनेजर के रूप में काम करते थे। अमर सिंह ने यह भी कहा है कि सीएम अखिलेश यादव आज मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन वो 4 साल पहले जेल में बंद नीरा यादव और अशोक चतुर्वेदी से किस रिश्ते के तहत मिलने गए थे। वहीं अमर सिंह ने एक बार फिर से पीएम मोदी की तारीफ की है। यादव सिंह ये सिर्फ एक व्यक्ति है, इसके पीछे कई पापा हैं। जब तक पप्पू के पीछे के पापाओं का पता नहीं चलेगा, इसके कौन कौन से पापा हैं, तब तक इस पूरे खेल का पर्दाफाश नहीं होगा। निरंतर अशोक चतुर्वेदी नाम का यह व्यक्ति हमारे दल के सभी बड़े नेताओं से, तत्कालीन दल समाजवादी पार्टी के सभी नेताओं से मिलता जुलता रहा और आज भी इसका प्रोटोकॉल अधिकारी ओपी जैन समाजवादी पार्टी के सभी बड़े नेताओं की सेवा में रहता है। अखिलेश यादव आज मुख्यमंत्री है, उस समय भले ना रहा हूं, तो उनके कोई घनिष्ठ संबंध होंगे तभी तो अशोक चतुर्वेदी और नीरा यादव को, जो भ्रष्टाचार के आरोप में 4 साल की सजा काटने दासना जेल में पहुंचे थे, वह देखने गए थे। रणजीत सिन्हा की सीबीआई ने इसकी बेल को निरस्त करने के लिए कोई उपक्रम नहीं किया और सामान्य अपराध में जो अपराधी पकड़ा जाता है उसका पासपोर्ट अदालत जब्त कर लेती है। मैं इन उपलब्धियों की क्या बुराई करूं? एक भारतीय होने के नाते मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और उनके कार्यों की तारीफ कर रहा हूं। और अमर सिंह के बयान के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी की क्या कुछ प्रतिक्रिया आई है, वो भी हम आपको सुनवाते हैं। धन्यवाद देना चाहूंगा अमर सिंह का कि समाजवादी कुनबे का पुराना साथी सही, कम से कम यादव सिंह के मामले पर मुंह तो खोला, नहीं तो मायावती के मुंह में दही जम गया था। समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह जी और अखिलेश यादव के मुंह में दही जम गया, एक शब्द नहीं बोल रहे उसके खिलाफ। धन्यवाद। बीएसपी पर भी पूरी तरह से आरोप लगता आया, उसके बाद समाजवादी पार्टी अब आजकल पूरी तरह से कटघरे में खड़ी है यादव सिंह के मुद्दे को लेकर। इससे पहले आरोप लगा कि बीएसपी ने इस पूरे मसले पर कुछ नहीं बोला, बीजेपी ने इस पूरे मुद्दे पर तमाम आरोप लगाया। उसके बाद अब समाजवादी पार्टी पर यह आरोप लगा है कि वो इस मुद्दे पर खुलकर नहीं बोलती। हालांकि अभी लक्ष्मीकांत वाजपेयी की जो प्रतिक्रिया आई थी, उन्होंने कहा था कि वो समाजवादी पार्टी के कुनबे के पुराने साथी हैं, लेकिन उन्होंने इस तरह से अपनी जुबान खोली, ये बहुत अच्छी बात है। बातों ही बातों में उनका शुक्रिया अदा किया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि नोएडा के हर एक घोटाले का राज क्या है और कब तक ऐसे यादव सिंह सामने आते रहेंगे और कितने नाम अभी सामने आने बाकी हैं। रघुनंदन जी, देखिए, फिर मैंने कहा कि माननीय अमर सिंह के पास पिटारा है। अभी तो उन्होंने पिटारे से वो एक छोटी सी डिबिया निकाल रहे हैं, वो फेंक रहे हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि बसपा सरकार ने जो किया है उससे ज़्यादा सपा सरकार में काम हो रहा है। कोई व्यक्ति हटा नहीं, किसी व्यक्ति की जांच नहीं हुई, कोई भी व्यक्ति आज जहाँ का तहाँ जमा है। मैंने कहा था, सदन में भी बोला था कि पोंटी चड्डा चला गया, लेकिन सरकार, मुझे ऐसा लगता है कि वो अभी भी जिंदा है, सरकार में है, पैसा लेके नहीं गया, ऊपर चला गया है। अब जब ये स्थिति हम बोल सकते हैं, तो मैं तो ये कहता हूँ कि जब उनका भाई हर बात बता रहा है, रावण के यहाँ से जब विभीषण आए थे तो उन्होंने सारी बात अपने परिवार की बात बताई थी कि भैया, राम भैया, रावण के ये गलत गलत काम है। और जब उसने गलत काम बताए थे तो उसी में एक निकल के आया था और सारी बात उनको जानकारी थी
यही नहीं, जब राम लक्ष्मण को चुरा करके रावण पातालपुरी ले गया था तो विभीषण ने ही बताया था, क्योंकि उस घर की तीखी प्रतियां अच्छी बुरी जो होती थी परिवार वाले व्यक्ति जानते हैं। अगर मैं भारतीय जनता पार्टी को हूं तो भारतीय जनता पार्टी की अच्छाइयों को, जैसे हमारे प्रदेश के कोई भी मुख्यमंत्री रहा हो सदैव ईमानदारी में रहा, हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी रहे हो या नरेंद्र मोदी जी हैं, आज इनकी ईमानदारी पूरे देश नहीं विदेशों तक लोगों ने धूम मचा रखी है। इस तरह से विभीषण ने बताया था कि केवल अगर मेरा कोई रूप बना सकता है तो अहिरावण बना सकता है, और पातालपुरी में गई हनुमान वहां जाके राम और लक्ष्मण को लाए थे। अब बहुत जल्दी 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी है और इनकी पार्टी से बहुत से ऐसे लोग निकल के आएंगे जो बताएंगे कि इस कोठरी में ये है, इस कोठरी में ये है, और ये दर प्रतिदिन कहीं न कहीं परत निकलती रहेगी और भारतीय जनता पार्टी के सामने अपने आप बढ़ने का और अच्छे कार्य करने वाले भाजपा के कार्यकर्ता लगातार सड़कों पे बने रहेंगे। क्योंकि जब समाजवादी पार्टी के लोग सड़कों पे भाजपा के लोग उतरते हैं तो कहीं न कहीं कठोरात्मक कार्रवाई भी होती है। उस कार्रवाई को न डरते हुए 2017 का लक्ष्य इन जैसे लोग हमें जरूर दिलाएंगे और हम भारतीय जनता पार्टी वाले लोग कहीं न कहीं इनकी लड़ाई लड़ेंगे। क्योंकि एक के बाद एक जिस तरह से खुलासा होता आ रहा है, वाकई में तमाम सवाल उठा है। मैंने क्या कहा कि उस सभी की बातें नहीं है, सभी की हर जगह अच्छे लोग होते हैं, ऐसा कहीं है ही नहीं कि सभी भ्रष्ट हों। अगर भ्रष्ट होते तो मैं तो सीधे कहता हूं कि जिस तरह से ये बातें हो रही हैं, मैं नहीं कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी पूरी तरह से भ्रष्ट है या पूरे उत्तर प्रदेश के सारे अधिकारी भ्रष्ट हैं, लेकिन जो भ्रष्ट हैं उन पर लगाम लगनी चाहिए, जो भ्रष्ट हैं उन पर कहीं न कहीं कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और भ्रष्टों पे अगर कड़ी कार्रवाई और भ्रष्टों पे कड़ी लगाम लग जाए तो मैं समझता हूं। लेकिन लगाम कैसे लगेगी जब मुखिया खुद ही भ्रष्ट होगा तो कैसे लगाम लग पाएगी? शैलेंद्र जी आप बताइए। ये तो स्वाति जी आप स्वयं कह रही हैं और मुखिया को पूरा प्रदेश देख रहा है और मुझे लगता है मेरा भाई बहुत बढ़िया जवाब देगा। मेरा भाई अपने काफी देर से ये बहस हो रही है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि अमर सिंह एक अपने फ्रस्ट्रेशन में ये बात कह रहे हैं कि सत्ता नहीं मिली उन्हें, राज्यसभा नहीं जा पाए, या समाजवादी पार्टी में उनका विरोध हो गया, ज्वाइन नहीं कर पाए, या भाजपा में जाना चाहते हैं। ये बहस का मुद्दा नहीं है। एक तरफ जिस व्यक्ति पर आरोप लगाया जा रहा है वो इस देश का उद्योगपति है, ठीक है, उसने रुपया कमाया, क्या किया इसको सरकारें जाने समझें। और दूसरी तरफ जो आज अपराधी घोषित हुआ वो एक साधारण सा कर्मचारी है जो 10,000 करोड़ रुपया कमा करके इस देश के सामने एक भ्रष्टाचार का दुनिया के सामने एक नमूना प्रस्तुत हुआ है। और वो एक ऐसा व्यक्ति है जो पिछली भी सरकार में दागी रहा है और इस सरकार में भी वो दागी साबित हो गया। तो मैं ये प्रश्न खड़ा कर रहा था कि किसी की कुंठा में किसी की व्यापारिक प्रतिस्पर्धा से कोई कुछ कहे उसका इतना महत्व नहीं होता है। महत्व ये है कि इस देश की ब्यूरोक्रेसी ऊपर से नीचे तक इतनी भ्रष्ट हो गई है और उसका राजनेताओं को इतना संरक्षण है। मैं अभी किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहता, लेकिन एक आरोप स्वतः सिद्ध होता है समाजवादी पार्टी के नेतृत्व पर कि जो व्यक्ति दागी था बसपा के समय पर, इसके अतिरिक्त और कई अधिकारी हैं, उसको फिर पुनः इतनी जिम्मेदारी क्यों दी गई कि उसने एक बार फिर से भ्रष्टाचार की गंगा बहाई। तो आप पर आरोप तो आ गया, आप कार्रवाई करने में पीछे कर रहे हैं। और किस तरीके से देश की प्रदेश की सरकार और जो दिल्ली में बैठी हुई सरकार ब्यूरोक्रेसी में जो व्याप्त भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे उसको कम करने का प्रयास करती, देश की जनता ये जानना चाहती। अमर सिंह क्या कह रहे हैं उससे देश की जनता को कुछ लेना देना नहीं है। हम जब एक आम नागरिक के रूप में सोचते हैं तो मुझे लगता है कि हमें एक ऐसी शासन व्यवस्था चाहिए जो भ्रष्टाचार को दूर करे, और ये पैसा हमारा ही तो है। एक यहाँ पर स्वाति जी सबसे बड़ी बात है कि जो 10,000 करोड़ रुपए का घपला हुआ है वो भिन्न भिन्न योजनाओं से हुआ। विधायक जी, तो उन योजनाओं में भी तो बंदरबाट हो गया। देश के लिए जो योजना सड़क लाई गई, मकान लाएगा, जो डेवलपमेंट लाया गया, इसकी तो एक व्यापक अलग से जांच होनी चाहिए। ये SIT इसलिए ले रहे हैं कि काले नहीं होनी चाहिए। और जो योजनाएं थी स्वाति जी उनका भी पुनर्निरीक्षण होना चाहिए, उनकी जांच होनी चाहिए कि आखिर ये 10,000 करोड़ रुपया कहां से घपला करके ले आया गया। और हमारे साथी जो विभीषण की बात कह रहे थे, हमारे साथी हैं ये, आज के विभीषण में कलयुग के और सतयुग के विभीषण में बड़ा अंतर है भदौरिया जी। तो आप विभीषण चुन लीजिए, तब विभीषण धर्म के लिए आए थे, ये विभीषण सत्ता के लिए आ सकते हैं, तो अपनी पार्टी को भी बचा के रखिएगा। हमको सबको दोनों सरकारों से ये मांग करनी चाहिए
कि ये जो भ्रष्टाचार हुआ, ये रुपया जो गबन हुआ है, जो काला धन के रूप में परिवर्तित हुआ, वो देश की और प्रदेश की जनता का धन था। किन किन योजनाओं पर जनता का पैसा है, जनता तक कैसे और उसमें किसकी जवाबदेही है स्वाति जी? अगर जवाबदेही तय नहीं होगी तो इसी तरीके से भ्रष्टाचार फैला रहेगा और नेताओं पर आरोप आते रहेंगे और जनता को इसका सामना करना पड़ेगा, सड़कों पर उतरकर भी करना पड़ेगा। रघुनंदन जी, केंद्र में आपकी सरकार है, केंद्र को किस तरह की पहल करनी चाहिए? आप देखिए, केंद्र पहल कर रहा है। केंद्र ने जैसे माननीय हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने तुरंत अपने को स्वयं समय से जाना, समय से आना, पूरे दिन काम करना, पूरे भारत और विश्व के पटल पे कैसे भारत दिखे आगे उसके लिए काम करना उन्होंने शुरुआत कर दी है। हमारा एक एक नेता आज उनसे जुड़ा हुआ है, उनकी तरफ देख रहा है, जैसा वो कर रहे हैं वैसा करने का प्रयास करता है। जब मेरा नेता अच्छा होगा तो हमें अच्छा बनना चाहिए। आज जो स्थिति आप देख रही हैं, केंद्र की व्यवस्था अच्छी हो गई है। आज यहाँ तक हुआ है कि ओबामा ने स्पष्ट कर दिया कि मैं माननीय नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री का मुरीद हो गया हूं, कि कम से कम भारत में जो अधिकारी आप स्वयं नहीं आते थे, आज माननीय नरेंद्र मोदी के आने के बाद अधिकारी समय से पहुंचने लगे हैं। और मुझे लगता है कि भारत बहुत जल्दी कहीं न कहीं आगे बढ़ेगा। चूंकि लेकिन रघुनंदन जी, लेकिन जनता का विश्वास खोता जा रहा है। दिन प्रतिदिन इस तरह के खुलासे होते हैं, खुद अमर सिंह ने इस तरह का खुलासा किया, तमाम ऐसे लोग हैं, जनता कहीं ना कहीं विश्वास खो रही है, लोकतंत्र के प्रति भी विश्वास खो रहा है। देखिए कब कार्रवाई होगी? मैं उस भोली भाली जनता को और उस देवी देवता की जनता को, जिन लोगों ने आज हम लोगों को विधानसभा या लोकसभा पहुंचाया है, जिनके दरवाजे पे हम लोगों ने भीखें मांगी है, जैसे किसी शंकर या देवता या किसी देवी के दरवाजे पे हम लोग भीख मांगते हैं, जब चुनाव होता है तो हम उनके यहाँ भीख मांगते हैं। उसी के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के कितने मुख्यमंत्री हैं, दोबारा के प्रधानमंत्री बने हैं। आपके सामने, जनता के सामने ये बिल्कुल स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचारी नेता नहीं हो सकता है। अगर हो सकता है तो पार्टी नहीं होगा, बाहर होगा। और भारतीय जनता पार्टी तमाम चीजें जो सामने आ रही है, राजनीति, देश की राजनीति को एक गलत दिशा की ओर लेके जा रही है। चलिए, इनकम टैक्स छापों के बाद आय से अधिक संपत्ति के मामले में सवालों के घेरे में आए नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी के बहुचर्चित चीफ इंजीनियर यादव सिंह को यूपी सरकार ने निलंबित कर दिया। क्या था पूरा मामला, आइए एक नजर डालते हैं। बहुचर्चित चीफ इंजीनियर यादव सिंह को अखिलेश सरकार ने निलंबित कर दिया। इनकम टैक्स विभाग के छापे के बाद ही यादव सिंह से तीनों अथॉरिटी के इंजीनियर इन चीफ का पद वापस ले लिया गया था और उन्हें कार्मिक विभाग से अटैच कर दिया गया। यादव सिंह पर करीब 1000 करोड़ रुपए की अघोषित संपत्ति रखने का आरोप है। नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी के पूर्व चीफ इंजीनियर यादव सिंह को एसपी और बीएसपी दोनों से शह मिलने का आरोप लगता रहा है। 27 नवंबर को ही नोएडा, गाजियाबाद में यादव सिंह के ठिकानों पर हुई छापेमारी में उनके घर से मिले हीरे और सोने के गहनों की कीमत 100 करोड़ रुपए तक आंकी गई। यादव सिंह पर यह आरोप है कि वो हर कॉन्ट्रैक्ट पर 5% कमीशन लेते हैं। इनकम टैक्स अधिकारियों ने बताया कि यादव सिंह ने अपने प्रभाव का दुरुपयोग करते हुए सस्ती जमीन खरीदकर ऊंची कीमत पर बेची। जब बीएसपी 2007 में सत्ता में आई तो यादव सिंह को फिर से नोएडा अथॉरिटी का इंजीनियर इन चीफ बना दिया गया। जब 2012 में समाजवादी पार्टी सत्ता में आई तो इनके खिलाफ 954 करोड़ रुपए की अंडरग्राउंड केबल योजना में अनियमितता को लेकर एफआईआर दर्ज की गई। इसके बाद एसपी सरकार ने यादव सिंह को उनके पद से हटा दिया। हालांकि राज्य की एजेंसियों को सिंह के नाम में कोई गड़बड़ी नजर नहीं आई। 2013 में यादव सिंह को क्लीन चिट मिल गई और इसी तरह यादव सिंह ने वापसी की। यूपी सरकार ने नवंबर में उन्हें नोएडा, ग्रेटर नोएडा और एक्सप्रेसवे का चीफ इंजीनियर बनाया।
ये पहली बार था कि किसी एक इंसान को तीनों अथॉरिटीज का चीफ इंजीनियर बनाया गया। मौजूदा वित्तीय वर्ष में विकसित हो रहे तीनों इंडस्ट्रियल अथॉरिटीज को 20,000 करोड़ रुपए का फंड मिला है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज। और अब हम चलेंगे सीधे रजा रिजवी जी के पास। रजा रिजवी जी, आरोप ये भी है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बिना इनकी मर्जी के कई पार्टी के नेताओं को टिकट भी नहीं मिलते हैं। अगर पश्चिमी यूपी की बात करें हम तो देखिए, यादव सिंह बहुत मजबूत हैं और यादव सिंह मजबूत थे। इसी मजबूती के कारण इनका राजनीति में बहुत अच्छा दखल है और राजनीति में भी दखल देते थे। राजनीति में दखल देते देते यहाँ तक पहुँच गए, इतना पैसा इन्होंने कमा लिया। दूसरे जो अमर सिंह का ये कहना है कि पप्पू के कई पापा हैं, तो हमारा ये कहना है कि पापा सच्चाई में एक पापा होता है। असल पापा जो होता है वो एक होता है और मोहल्ले वाले मिलने वाले सब पापा तो कहलाते हैं, लेकिन असली पापा जो वो जन्मता है, जो पैदा करता है, वो असली पापा होता है। तो इसमें ये पता करना है कि असली पापा कौन है, क्योंकि पप्पू के कई पापा, लेकिन जन्मने वाला, पैदा करने वाला पापा कौन है, क्योंकि पापा जो असली होता है वो एक होता है। भदौरिया जी तो हमेशा विधानसभा में किसी न किसी मसले पे वेल में आ जाते हैं। अब भदौरिया जी मन मन मुद्दी हंस भी रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है भदौरिया जी को कि भाई अब बीजेपी में धीमे धीमे हाथ पर बढ़ा रहे हैं, तो अब धीमे धीमे डिब्बा खोलेंगे और डिब्बा से एक एक पुड़िया निकलती रहेगी, तो मन मन मुस्कुरा भी रहे हैं। लेकिन आप समझिए, जो असली पापा है उसको पता करना है। असली पापा कहीं वही तो नहीं है जो इंगित कर रहा है। कई पापा तो और हो सकते हैं, लेकिन जिंदगी में पापा एक ही होता है, क्योंकि हमने भी अपना बच्चा पैदा किया है। मैं जानता हूं, मैं उसका वालिद हूं, मैं उसका बाप हूं, और मोहल्ले वाले तो पापा बन सकते हैं। अब इसमें असली पापा को ढूंढना है कि असली पापा कौन है, जिसने जन्मा है, जिसमें इसको पैदा किया है। और देखिए, ये सुधारात्मक दृष्टिकोण तो हो जाता है। जो इतना बड़ा बड़ा गबन, इतना बड़ा बड़ा घोटाला जो हो रहा है, ये दो चीजों से दूर हो सकता है। या तो न्याय प्रणाली इतना सख्त बन जाए कि उससे दहशत में लोग अलग हो जाएं, और या तो जो धर्म के गुरु के बाबा हैं, वो बाबा अपना प्रवचन इस तरीके से दें कि लोग नरक और स्वर्ग से डरना शुरू हो जाएं, कि जहन्नम की आग से बचें, हमें दोजख नहीं जाना है, हमें स्वर्ग में जाना है, हमें जन्नत में जाना है। तो जो आज के समाज के बाबा हैं, वो बाबा नहीं बन रहे हैं। वो आलीशान कोठियों में रहना चाहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में रहना चाहते हैं, वो आलीशान मकानों में रहना चाहते हैं। जो जब वो प्रवचन करते हैं तो उनके प्रवचन में वो ताकत नहीं मिलती। मोहम्मद साहब के पास एक औरत आई, कहा कि ऐसा है, मेरा लड़का जो है गुड़ खाता है, तो उन्होंने कहा कल आना। फिर उसके बाद दूसरे दिन आई तो कहा मेरा लड़का जो है वो गुड़ खाता है, तो कहा ऐसा है कल आना। फिर वो चली गई। फिर उसके बाद कहा मोहम्मद साहब ऐसा है कि मेरा लड़का गुड़ खाता है। कहा ऐसा है, उस लड़के से कहा कि बेटा तुम कल से गुड़ नहीं खाना। तो कहा भाई ऐसी क्या बात है, यही बात जब मैं पहले दिन आई थी तो आप मेरे लड़के से कह देते कि बेटा तुम गुड़ नहीं खाना। तो उन्होंने कहा ऐसा है, गुड़ मैं खाता था, जब मैंने गुड़ खाने की आदत छोड़ दी तब मैंने कहा गुड़ नहीं खाना। तो ये जो बाबा प्रवचन करते हैं, इनके प्रवचन में धर्म सुधारक जो बनते हैं, जो आदमी को संदेश देते हैं कि भैया गलत काम मत करो, चोरी मत करो, डकैती मत करो, तो इनके प्रवचन में उतनी ताकत नहीं है, उतना दम नहीं है, क्योंकि ये गुड़ खाना खुद छोड़ रहे नहीं है। जब ये गुड़ खाना छोड़ देंगे तब इनके बात में दम आएगा। तो अगर इस प्रवचन बेहतरीन, इधर मैं देख रहा हूँ 10-20 साल से बहुत अच्छे बाबा नहीं निकल रहे हैं, बहुत अच्छे प्रवचन नहीं हो रहे हैं। तो सुधारा, आदमी सुधारा वैसे ही जा सकता है धर्म के प्रवचनों से या अदालत की न्याय प्रणाली से। इन लोगों को पकड़ के जब बेहतरीन बेहतरीन सजाएं होंगी तो आम जन समझेगी। भाई इतना धन रख के क्या करेंगे यादव सिंह? भाई मैं यही नहीं बताऊं, 15-20 साल के बाद यादव जी का राम राम सत्य हो जाएगा, चले जाएंगे दुनिया से। और कौन इनको जानेगा? 2-3 पीढ़ी के बाद आदमी किसी को जानता ही नहीं। मैं अपने परदादा का नाम नहीं जानता हूँ, मैं अपने दादा तक नाम जानता हूँ। इतना कमा के क्या करेंगे मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। ऐसे लोगों को तो सड़क पे आकर के इंगित कर करके इनका जो है नकाब उलटना चाहिए। और हर समाज के आदमी को समझना चाहिए कि भाई हमें गलत काम से दूर रहना चाहिए। हमारे पास उतने ही संपत्ति है कि हम अपने बाल बच्चों को ठीक से पढ़ा लें,
हमारे पास एक बंगला हो, एक गाड़ी हो, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए कि लोग हमारी तरफ इंगित करें और हम उसके बाद शर्मसार हों। हम शर्मसार हों, शहर में निकलें तो हम चेहरा दबा के निकले कि हमें स्वाति जी देख ना लें, भदौरिया जी देख ना लें, हमें शैलेंद्र भाई देख ना लें कि हम 1000 करोड़ के वो हैं। आप देखिए जिन्होंने गलत काम किए हैं उनकी आज तक बेल नहीं हो पाई है, पड़े हुए हैं जेल के अंदर। आप देखिए कुशवाहा जी हैं, आप देखिए कई मंत्री हैं, मिश्रा जी हैं, ये सब अंदर पड़े हुए हैं। भ्रष्टाचार इन्होंने किया है और ये तो बहुत समझदार थे, इन्होंने अपना कुछ इस तरीके से हिसाब किताब ताना बाना कर लिया कि ये नहीं गए। अब तो ये इनकम टैक्स के छापे के बाद से ये चीज खुली है और जाहिर सी बात है जब ये ईडी इस पर कार्रवाई करेगी, भाई इनकम टैक्स क्या है, किसी को अरेस्ट नहीं कर सकती, जुर्माने कर सकती है। ईडी जब उस पर काम शुरू करेगी और जब आईपीसी में धाराओं में मुकदमे दर्ज होंगे तब इनके खिलाफ कुछ कार्रवाई होगी और उसके बाद समाज में एक अच्छा संदेश जाएगा कि ऐसे भ्रष्टाचारियों को जो है वो अदालतों से सजा मिलेगी और उसके बाद आमजन ये महसूस करेगा कि हाँ भाई इस सरकार में, इस पार्टी में कुछ काम हो बिल्कुल, रहा है। तभी जनता विश्वास कर पाएगी और कहीं ना कहीं ऐसी सरकारों पर जनता विश्वास कर पाएगी। रघुनंदन जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं कहना चाहता था, इन्होंने एक मोहम्मद साहब की बहुत बढ़िया कहानी सुनाई। ये रजा रिजवी बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, हमारी मुलाकात होती है और मैं बेल में कूदता हूँ तो पर्सनल नहीं, अपनी जनता और समाज के लिए और सरकार से हठधर्मी करता हूँ कि मेरी जनता पानी से परेशान है। अभी 9 करोड़ पैसे की समस्या आई थी हमारे कंटोनमेंट बोर्ड का, वो पैसा कहीं न कहीं धोखे में नगर निगम में जा रहा था। तो मैंने कहा कंटोनमेंट बोर्ड में खुद हमारे यहाँ 60 से 70% मुसलमान है और मैं उसी को लेकर बेल में कूदा था। माननीय अध्यक्ष जी ने हमें अवसर दिया और उसका मुझे लाभ मिला। 9 करोड़ रुपया मेरे कंटोनमेंट बोर्ड को मिल गया। डीएम क्या मेरी बैठक हुई, मैं बुलाया गया। मैं एक जवाब देना चाहता हूँ, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही मोहम्मद साहब की। मैं कहना चाहता हूँ विभीषण के नाम पे अगर आपने मुझसे कहा तो मेरी बात सुन लीजिए माननीय पत्रकार। आप मेरे भाई हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं और जब मैं कोई गलती करता हूँ आप लोग इशारा भी करते हैं। माननीय मैं बताना चाहता हूँ, भगवान राम जब लंका में हमारे हनुमान जी गए थे और हनुमान जी ने जब वहां पे जाके लंका जलाई थी और विभीषण वहां मिले थे तो भक्त रूप में मिले थे। उन्होंने कहा मेरा जीवन कैसे चल रहा है, राम से कहो कब आना है, क्या है, ये तो बड़े अन्यायी है, अत्याचारी है। जब हमारे हनुमान गए तो राम से कहा कि एक विभीषण भी है जो आपके नाम के लिए मरते हैं, उस अत्याचारी का नुकसान करने का प्रयास करते हैं। और उसी के बाद अंगद गए और अंगद ने जब वो काम किया तो अंगद को जब विभीषण मिले तो विभीषण से जब अंगद की मुलाकात हुई तो उन्होंने अपनी सारी दास्तान बताई। इसी को लेकर जब राम के पास वो आए और जब विभीषण को सही बात कहने के बाद रावण नहीं माना था और विभीषण को लात मार के निकाल दिया था तो मेरे दल भगवान राम के दल में आए थे और भगवान के राम के दल में आने के बाद भी लोगों ने विश्वास नहीं किया था। तो जब भगवान राम के पास आए उन्होंने विश्वास करिए कि जो गलती थी वो रावण में थी, रावण के यहाँ मैं था तब थी, मेरे पास कोई गलती नहीं है, मैं आपके पास रहूंगा, आपके साथ रहूंगा। और वहां पर रहकर उन्होंने हर चीज बताई, चाहे रावण के मरने की कहानी बताई, चाहे कुंभकर्ण जैसे भाई का नाम बताया, चाहे मेघनाथ की जब वो सती सुलोचना आई थी उसके बारे में बताई कि ये वो बहू है, ये वो है, मेघनाथ की पत्नी है, और चाहे रावण ले गया उसका नाम बताया था। और उसी को लेकर विभीषण जो राम के प्रति प्यार किया, राम के साथ रहा, अच्छा किया, इसीलिए राम ने उसको राज्य दिया था। मेरे यहाँ विभीषण की आने की चिंता नहीं है। अगर वो अपना खराब काम उस पार्टी में छोड़ के हमारे पास वक्त नहीं है शैलेंद्र जी, बहुत कम शब्दों में। मैं समझता हूँ रघुनंदन जी, शैलेंद्र जी को बोलने दीजिए, बसरते वो अपना काम बहुत कम शब्दों में, वक्त नहीं है। जी आप जो एक सवाल खड़ा कर रही थी कि कैसे हो सकता है, उस पर मैं कहना चाहूंगा कि जो भ्रष्ट नौकरशाही और भ्रष्ट राजनीति का नापाक गठबंधन है, अगर उसको तोड़ा जाए, उसको जनता को भी प्रयास करना पड़ेगा, राजनेताओं को भी करना पड़ेगा, तब इस तरीके की घटनाओं पर रोक रख सकती है। और अगर आप खाली नारे देते रहेंगे मोदी जी आएंगे और भ्रष्टाचार दूर करेंगे, पूरा नहीं। आप भ्रष्टाचार भारत में जब से मोदी जी की सरकार आई है बढ़ा है, भ्रष्टाचार बढ़ा, उसके आंकड़े आए। तो राजनेताओं के नापाक गठबंधन को तोड़ना पड़ेगा। खाली और जो चुनाव में 10-10 हजार करोड़ 20-20 करोड़ खर्च करके अगर 10,000 करोड़ से चुनाव लड़ा जाएगा तो इस देश में भ्रष्टाचार नहीं किया जा सकता। भ्रष्टाचार मोदी लोग कह रहे हैं अगर 10,000 करोड़ से चुनाव लड़ा जाएगा तो भ्रष्टाचार दूर नहीं हो सकता है। और भारत में भ्रष्टाचार बढ़ा है।
रहेंगे तब तक देश में भ्रष्टाचार कभी नहीं कम हो सकेगा। मोदी चल रहे हैं परेशान कांग्रेसी भाई, कुछ नहीं होने वाला। भ्रष्टाचार केवल मोदी ही समाप्त कर सकते हैं, इसीलिए भ्रष्टाचार समाप्त हो रहा है। और ऐसे लोग भ्रष्टाचारियों को मोदी ही, आज मोदी के ही इशारे पर सब। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। रघुनंदन भदौरिया जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शैलेंद्र दीक्षित जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पास वक्त की बेहद कमी है। रजा रिजवी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो तमाम सवाल यहाँ पर उठते हैं, जब तक कुछ और खुलासे नहीं हो जाते तब तक इस सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। जनता को समझ में आ रहा होगा और यही हमारा उद्देश्य है कि मुद्दे को सरल तरीके से आपको समझा दिया जाए। आज के इस मुद्दे में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। यादव सिंह ये सिर्फ एक व्यक्ति है, इसके पीछे कई पापा हैं। जब तक पप्पू के पीछे के पापाओं का पता नहीं चलेगा इसके कौन कौन से पापा हैं, इस पूरे खेल का पर्दाफाश नहीं होगा।